अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट में जो डॉक्टर बैन ने केस स्टडी हमारे सामने फ्रैक्शन की रखी है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट्स थे या फ्रैक्शंस को कैसे हम डील कर सकते हैं। फ्रैक्शन को एज ए केस स्टडी लिखा है कि हम जब फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हो तो उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखें। ये हम केस स्टडी तो सिर्फ एक टॉपिक की देख रहे हैं, लेकिन इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। कोई भी टॉपिक जब हम करवा रहे हैं तो हम इन आइडियाज़ को देख सकते हैं। ये तो एक केस स्टडी के तौर पर कि जब फ्रैक्शन हम बता रहे होते हैं और जो बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है तो वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अब एक बड़ी सिंपल सी उन्होंने एग्जांपल से स्टार्ट किया था कि हमारे पास एक नंबर है, लेट सपोज फ्रैक्शन है क्वार्टर 1/4, जिसको हम पढ़ते हैं और ये बार बार वो कह रहे थे कि ये पढ़ना भी इस तरह गलत है, और हम तो इसे आमतौर पे 1/4 या 1/3 हम इसको पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आगे चल के उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये भी किस तरह गलत है। इसको हम 1/4 या 1/3 कहें तो ये सेंस बनती है, अदरवाइज़ 1/4 और 1/3 मिसलीडिंग है कि स्टूडेंट का जो माइंड है वो दूसरी तरफ चला जाता है कि 1/3 का मतलब ये है कि 1 भी एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है, तो 1 ऊपर लिखा है और 3 उसके नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अब इस एब्स्ट्रैक्ट को, इन डिजिट्स को देखने के बाद जो बच्चा 5th क्लास तक पहुंचा है उसने ये डिजिट्स को पढ़ा है, इन डिजिट्स को देखते हुए जब वो इसको, अगर उसे नहीं पता फ्रैक्शन क्या होती है तो उसको हम एक्सपोज करें कि आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें, तो वो अगर उसके लॉजिक के मुताबिक ये होगा कि वो ये सोचेगा कि ये 1 और फिर एक लाइन है नीचे और एक 4 है, तो ये 1 और ये 1 ऐड हो जाने चाहिए और ये 2 हो जाना चाहिए और ये 4 और 3 ऐड होना चाहिए, ये 7 हो जाना चाहिए। तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं सारे, और नंबर्स एक सीक्वेंस में नज़र आ रहे हैं, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको ऊपर ऐड कर दें और जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनको नीचे ऐड कर दें। अब ये एक अप्रोच है, जो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच जो हम देख रहे होते हैं, जो बच्चों को पहले से हमने प्लस माइनस पढ़ाया होता है, उसमें जो बच्चा इसको समझ रहा होगा वो इस तरह समझ रहा होगा। लेकिन अब एक्चुअली 1/4 या 1/4 की बात करें या 1/3 की बात करें, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर रहे हैं कि एक क्वार्टर है और एक 1/3 उससे भी बड़ा है, मतलब 1/3 एक क्वार्टर का मतलब ये है कि किसी चीज़ को चार चार चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक हमारे पास पेपर हो, पेपर की एग्जांपल भी उन्होंने बार बार दी है कि हम इसको देख सकते हैं कि एक हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो एक पार्ट जो है इसका 1/4 है। और अगर इसी तरह का एक और पेपर है हमारे पास जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो 1/3, तो 1/3 कम अज़ कम 1/4 से तो ज़्यादा ही होने जा रहा है, क्योंकि 1/4 एक ही पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और 1/3 का मतलब उसे 3 पार्ट्स में, मतलब 3 पार्ट्स उसके बड़े पार्ट्स होंगे। तो जब 1/4 और 1/3 को इकट्ठा करेंगे तो ये तो श्योर है कि वो हाफ से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो न्यूमेरिकल और एब्स्ट्रैक्ट मैथ में जो सेंस बन रही है वो 2/7 या 2/7, कि किसी चीज़ के 7 पोर्शंस हैं और उनमें से हमने 2 पोर्शंस लिए हुए हैं, तो ये तो हाफ से भी कम हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट मैथ में जब हम इस तरह सोचना शुरू करते हैं या बच्चा जब इस तरह सोचता है तो वो इन सारों को ऐड कर रहा होता है। लेकिन इसमें हमें देखना ये है कि सबसे पहले तो फ्रैक्शन का हमें ये आइडिया हो जाए कि फ्रैक्शन हम क्या कब रहे होते हैं। जिस तरह के हम क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह फ्रैक्शन में हम कब क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं कि जब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हों जो कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ हों और उनका कुछ पोर्शन हमने बताना हो। कि पानी का एक गिलास है, हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड का मतलब ये है कि वो कंप्लीट 1 फिल्ड होता, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो है वो फिल्ड है। तो जब किसी चीज़ का कोई पोर्शन बता रहे हैं, पार्ट ऑफ अ होल, जो हम आमतौर पे पाकिस्तान में ये टर्म यूज़ भी करते हैं कि किसी होल का एक पार्ट बताने के लिए हमें फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। जब क्वांटिटीज़ को हम बता रहे होते हैं तो हम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं नंबर्स के अंदर फ्रैक्शंस की कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम किसी होल का एक पार्ट बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को इस बात में क्लियर होना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन हम बता कब रहे हैं, कि किस तरह की क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कि एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने एक गिलास की एक एग्जांपल दी थी कि अगर एक गिलास में हाफ फिल्ड है तो हम ये तो कह सकते हैं कि हाफ फिल्ड वाटर, मतलब उसका हाफ पोर्शन जो है वो फिल्ड है। लेकिन इसी तरह अगर गिलास हमारे पास एक खुद जो है वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, मतलब एक सेपरेट क्वांटिटी है। आप गिलास को यूँ नहीं कह सकते कि आधा गिलास, या मतलब गिलास जब आप कहेंगे तो एक कंप्लीट एक क्वांटिटी का नाम ले रहे होंगे। तो इस तरह कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो हम कंप्लीट बता रहे होते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ हैं, उनके दरमियान हम बता सकते हैं कि उसके किसी एक पोर्शन का, लेट सपोज एक गिलास है आपके पास, तो वो गिलास अगर टूट जाता है तो उसके 100 पार्ट्स भी हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 1 ब्रोकन गिलास।
कि ये एक कंप्लीट गिलास के पार्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट गिलास है, बेशक अभी टूट भी गया तो वो कंप्लीट गिलास है, लेकिन जब एक पोर्शन की बात करेंगे तो अ पोर्शन ऑफ द टोटल गिलास। तो हमें ये सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि जब हम डिस्क्रीट चीज़ों को बता रहे हैं तो फिर हम उसकी फ्रैक्शन नहीं बता पाएंगे, और जब हम फ्रैक्शन की बात बता रहे हैं तो फिर किसी एक होल चीज़ को उसका पार्ट बता रहे हैं। बैंक नोट की एक एग्जांपल उन्होंने दी थी कि अगर बैंक नोट है हमारे पास, तो कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी मुल्क में भी आधा नोट नहीं चल सकता। मतलब नोट को हम हाफ नहीं कर सकते, या नोट को हम उसको चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। तो बैंक नोट में हमें उसका कंप्लीट होल एक डिस्क्रीट वैल्यू ही जाएगी। इसी तरह फिर मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को हम बच्चों के सामने रिलेट कर सकते हैं कि डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, और जब कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ को हम पोर्शंस को बता रहे होते हैं तो वो कैसे हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसे ये अगर आइडिया होगा कि हम कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ को जब बता रहे हैं तो हम उसको फ्रैक्शन में बता सकते हैं। जैसे वन हाफ किलोमीटर हो गया, हाफ शीट, अगर ये जो हमारे पास शीट है ये वन क्वार्टर, अगर इसका एक पोर्शन ये हम कहेंगे तो इसको कह सकते हैं कि दिस पोर्शन इज़ वन क्वार्टर ऑफ द होल शीट। ये डिस्कशन हो रही थी। इसके साथ साथ फिर हमने जो डिस्कशन थी कि अब जब हम इनको फ्रैक्शंस को बता रहे हैं तो फ्रैक्शन में ये जो 4 और 3 है इसकी क्लैरिटी बच्चे के माइंड में जानी चाहिए कि जैसे बच्चा ऐड कर रहा हो कि 2 कैट्स प्लस 3 कैट्स, तो क्योंकि इनको करते हुए कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा, इनका रिजल्ट वो जो प्रोड्यूस करेगा, लेट सपोज वो कह देता है कि 5 कैट्स, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे हमारे पास 2 कैट्स प्लस लेट सपोज 3 कैट्स, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है इसको 5 कैट्स कह रहा होगा, और ये इसमें कर क्या रहा है बेसिकली कि 5 एक नंबर है, नंबर प्लस जो कैट्स हैं वो नाउन है। अब नाउन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ये कैट्स थी और यहाँ भी कैट्स थी, और इनको जब हमने ऐड किया 2 + 3 तो हमारे पास 5 कैट्स होगी। तो इसका मतलब है कि नंबर प्लस नाउन में हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कैट की जगह पे लेट सपोज कोई और डॉग आ जाए, तो अब हम ये नहीं कह सकते 2 कैट्स प्लस 3 डॉग्स इक्वल्स टू 5 कैट्स। ये नाउन जो है वो ऐड नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के अंदर अगर हम देखें, डिनोमिनेशन को एज ए वर्ड जो उन्होंने बताया कि डिनोमिनेशन में बेसिकली है वो क्या रहा है कि ये एक नाम है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1/4 का क्या मतलब है कि फोर्थ पोर्शन को रिप्रेजेंट करने का एक नाम है। तो नाम जिस तरह ये कैट्स एक नाम है, इसी तरह जो डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है ये एक नाम है। तो नाम को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते किसी दूसरे नाम में, कि 4 और 3 को हम ऐड करके 7 नहीं कर सकते, जिस तरह बिल्कुल कैट्स और डॉग्स को ऐड नहीं कर सकते, जिस तरह एप्पल्स और कैरेट्स को ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कि 4 और 3 को हम ऐड करके 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो डिनोमिनेशन एक नाम है। और इसकी एग्जांपल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इसमें दी कि अगर एक टेलीफोन नंबर है, बज़ाहिर तो वो नंबर है टेलीफोन नंबर, लेकिन हम टेलीफोन नंबर को एज ए नाउन लेते हैं, एक नाम के तौर पर लेते हैं, क्योंकि टेलीफोन नंबर हैं तो नंबर्स, लेकिन उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती। कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी एक बंदे का नंबर दूसरे नंबर में ऐड कर दें और किसी एक बंदे का नंबर दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि वो एक डिनोमिनेशन है, वो एक नाम है। इसी तरह ये 4 और 3 हैं तो नंबर्स, लेकिन ये डिनोमिनेशन है किसी एक पोर्शन की, किसी एक पार्ट की फ्रॉम द होल, ठीक है, ये उसका नाम है, तो इसकी नाम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो बता रहे थे कि दो आइडियाज़ हैं जो बच्चे मिसअंडरस्टूड करते हैं, कि डिनोमिनेशन को वो नाम समझने के बजाय, वो डिनोमिनेटर को नाम समझने के बजाय वो इसको एक नंबर समझकर ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बेसिक मिस्टेक है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय क्लियरिंग देम इन दिस सिचुएशन, कि हम उन्हें बिल्कुल क्लियर करें कि उन्हें ये समझा पाएँ कि जो जिस तरह बाकी हम नाउन्स को ऐड कर होते हैं बिल्कुल इसी तरह ये भी हमारे पास नाउन्स हैं। दूसरा आइडिया जहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, कि अगर 1/4 और 1/3 को हम ऐड कर ही रहे हैं तो इनको ऐड करने का फिर क्या तरीका होगा। और वो तरीका होगा कि अगर ये दोनों फ्रिक्शंस दोनों डिनोमिनेशन सेम है, जिस तरह कैट्स और कैट्स ऐड हो सकती हैं, इसी तरह के 4 और 4 होता तो ये ऐड हो सकती थी।
दोनों तरफ फ्रैक्शन में 4 और 4 होता तो फिर हम इनको बिल्कुल कैट्स की तरह हम इनको लिख सकते थे। जिस तरह कैट्स को हमने लिख लिया, इसी तरह हम 4 और 4 को भी लिख सकते थे। तो इसके साथ साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम आगे चल के और भी ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन बड़ी इसके साथ जो उन्होंने एग्जांपल्स के तौर पर आइडियाज़ में ये बताया कि लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास 4 बनानाज हैं। किसी बच्चे को कहते हैं कि 4 बनानास, तो इनको आप जाकर माइनस करें -1 एप्पल। ठीक है, किसी भी आप बेशक छोटे से बच्चे को भी जाकर कहें कि एक बकेट में, एक टोकरी के अंदर 4 बनानास पड़े हुए हैं, तो उनमें से आप एक एप्पल उठा कर लाओ, तो वो भी इसको कहेगा कि ये कैसी अजीब सी बात है कि हम 4 बनानास वहाँ मौजूद हैं एक टोकरी के अंदर, और उसमें से आप कह रहे हैं कि एक एप्पल लेकर आएँ। तो बिल्कुल इसी तरह कि अगर जिस तरह ये 4 बनानास एक नाउन है, बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये 3 क्वार्टर्स को हम इकट्ठा कर लें इन तीनों को, तो ये 3 क्वार्टर्स हैं, 3 1/4 हैं। इनको इन अदर वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं 3 क्वार्टर्स। तो 3 क्वार्टर्स का मतलब क्या है कि हम 3/4 इस तरह कह सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास 4 बनानाज हैं, इसी तरह हमारे पास 3 क्वार्टर्स लेट सपोज, और इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। हमें कहा जाता है कि आप इसमें से 1/2 जो माइनस कर लें। अब हाफ और क्वार्टर ये दोनों नाउन्स हैं लाइक बनानाज एंड एप्पल्स, तो ये माइनस तो नहीं हो सकेंगे। जब बच्चा इसको अंडरस्टैंड करेगा, जिस तरह के बनानाज में से एप्पल को नहीं उठाया जा सकता, इसी तरह 3 क्वार्टर्स में से हाफ को माइनस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब ये क्लैरिटी होगी कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं ये डिनोमिनेशंस हैं, और डिनोमिनेशंस को हम इस तरह माइनस नहीं कर सकते, फिर एक जब हम इनको अरिथमेटिक्स में हमने सॉल्व करना है तो क्या करना है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आइडिया है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को यूज़ करते हुए हम ये कैरी आउट कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आइडिया बेसिकली है क्या, या उसमें हम कैसे कर सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कहते किसे हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया कि लेट सपोज ये जो CPA अप्रोच है कि जिसके अंदर पिक्चर ड्राइंग से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि चीज़ें कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये बार बार वर्ड यूज़ होगा सिंगापुर मैथ के अंदर, और सिंगापुर मैथ ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। इससे पहले ये अमेरिकन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जीरोम ब्रूनर, जिन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन इस आइडिया को एज ए एजुकेशन मॉडल के तौर पर सिंगापुर में अडॉप्ट किया गया, और अब CPA जो है वो सिंगापुर मैथ के नाम से ही मशहूर है, और सिंगापुर मैथ के अंदर ही सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। C फॉर कंक्रीट, P फॉर पिक्टोरियल एंड A फॉर एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। कि बच्चा जब कंक्रीट में चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है तो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब हम अगर गौर करें, जो हम पहले डिस्कस करते हुए आए हैं कि हमारा ज़्यादा फोकस होता है एब्स्ट्रैक्ट मैथ। एब्स्ट्रैक्ट मैथ का मतलब ये है कि 1/4 + 1/3 के लिए आप LCM लें, 4 और 3 का LCM लें और उनको सॉल्व करें, और इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। या दोनों फ्रिक्शंस को बराबर करें, डिनोमिनेटर्स को बराबर करें और फिर उसको सॉल्व करें। ये एक एब्स्ट्रैक्ट मैथ है। उसे पता नहीं है बच्चे को कि कंक्रीट में ये फ्रैक्शंस वर्क कैसे कर रही हैं, ये 1/4 चीज़ क्या होती है, 1/3 चीज़ क्या होती है। तो बेसिकली अगर कंक्रीट का आइडिया हमारे पास होगा तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो कंक्रीट, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट का सिंगापुर मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको अगर हम देखें, हमें एब्स्ट्रैक्ट मैथ में जो ये नज़र आ रहे हैं 1/4 और 1/3, फिर से मैं इनको 1/, कह रहा हूँ बाय द वे। अगर हम इन्हें 1/4 और 1/3 कहें तो वो बच्चे को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। और हम एब्स्ट्रैक्ट में ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कंक्रीट की उसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये 1/4 और 1/3 ये एक्चुअली हैं क्या, और फिर उनकी पिक्चर ड्राइंग से कि 1/4 और 1/3 की अगर वो पिक्चर ड्रा करके उनको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट मैथ में लेकर जाता है, तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रैक्शन या किसी भी टॉपिक में क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सकता है कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट से। लेकिन हम ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो एब्स्ट्रैक्ट मैथ के ऊपर
कर रहे होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मैथ के अंदर भी हम जो 3 बेसिक गलतियां जो उन्होंने बताई हैं कि जो हमारा ज़्यादा फोकस होता है, एक तो रोड मेमोराइजेशन कि हमें पता हो कि बस स्टेप्स क्या करने हैं, और दूसरा ज़्यादा फोकस ऑन प्रोसीजर्स कि प्रोसीजर्स को हम देखे जा रहे होते हैं कि प्रोसीजर्स क्या हैं, किसी भी एक को एलसीएम लें और फिर डिनोमिनेटर को सेम करें और इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और तीसरा कंपटीशन, बच्चों को कंपटीशन का मास्टर बना रहे होते हैं, जो कि काम है कैलकुलेटर या जो कोई और डिवाइस भी कर सकती है, थिंकिंग लेवल पे काम नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली हम जो इस प्रोग्राम से ये चाहते हैं कि हम उनकी थिंकिंग लेवल पर काम करें और उनको बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे निकालें, और ये सीपीए अप्रोच को हम बार बार यूज़ करें और ज़्यादा यूज़ करें। अब एक प्रॉब्लम हम सीपीए अप्रोच से देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम सीपीए अप्रोच से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि पिक्टोरियल फॉर्म में जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको कैसे देखा जा सकता है। जैसे लेट सपोज हमारे पास ये एक बार है और इस बार को हम कहें कि ये पोर्शन, एज्यूम करते हैं कि ये तीनों पोर्शंस बराबर है हमारे पास, ये एक इस बार के, लेट सपोज ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है, ये पोर्शन 3 है। तो ये जो पोर्शन 1 है इसको हम लिख सकते हैं कि 1/3, इन अदर वर्ड्स इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, या अगर सिर्फ इसको हम यूं लिखें 1/3, या जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3। ये एक डिफरेंट लिखने का तरीका है। अदरवाइज़ अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये लिख रहे होंगे, और ये अगर हम इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो 1/3 हम इस तरह लिख रहे होंगे। अब 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें पता है कि जो आमतौर पे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर 2 से कर दें तो भी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इनको पिक्टोरियल फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 1/3 जो पोर्शन है ये इस पूरे जो हमारे पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल में से उसका थर्ड पोर्शन जो है वो 1 है, और 2 पोर्शन जो है ना वो और भी हैं। अब अगर हम इसी कंप्लीट रेक्टेंगल को 9 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि लेट सपोज हमें आउट ऑफ 9 बताना है, तो ये जो 1 है ये कितने बार्स को रिप्रेजेंट कर होगा, ये जो 1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ये कितनी लाइंस आ रही होंगी। लेट सपोज हम इसे 9 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्बैलेंस है, लेकिन हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये सारे बराबर हैं। तो अब अगर हम देखें ये जो ग्रीन हमने हाईलाइट किया हुआ है पोर्शन, ये अगर हम देखें तो अब हमारे पास कंप्लीटली ये जो ग्रीन पोर्शन है ये तीन पोर्शंस के अंदर हमारे पास ये ग्रीन अवेलेबल है। जो पहले 1 पोर्शन में था अब वो 3 पोर्शन में, कि अगर हम ये 9 में डिवाइड कर लें, 9 इन बार्स के अंदर डिवाइड कर लें, तो फिर हमारे 3 पोर्शंस जो हैं वो कलर्ड हैं, और दैट आर इक्विवेलेंट टू कि अगर हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते, अगर हम इनको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते तो फिर 1 आउट ऑफ 3 वाज कलर्ड। तो अगर हम इनको 9 में डिवाइड कर रहे हैं तो फिर 3 आउट ऑफ 9 आर कलर्ड। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक पोर्शन 3 में डिवाइड हो चुका है। इसी तरह अगर हम 2 की एग्जांपल ले लें तो 2 में भी हमारे पास वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि अगर हम इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, लेट सपोज पहले हमारे पास था 1/3, और अब अगर हम इसके 6 पोर्शंस बना लें तो हमें पता है कि जो हमारे पास था यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास है 1/3, और अगर हम सिर्फ इसी पोर्शन की आउट ऑफ 6 पोर्शन 6 पार्ट्स में बात करेंगे तो हमें पता है कि ये 2 पोर्शंस हैं आउट ऑफ टोटल 6 पोर्शंस। अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज़ 1, और अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अगर सिर्फ हमारे पास ये वाले पार्ट्स हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, और फिर यहाँ से यहाँ तक, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो ये 1 आउट ऑफ 3 है। लेट सपोज ये हमारे पास, फिर से हम इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं, ये पोर्शन है। और अगर हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज़ 2 आउट ऑफ 6। अब 2 आउट ऑफ 6 हो या 1 आउट ऑफ 3 हो, बोथ आर इक्विवेलेंट। अब हमारे पास ऐड करना आसान हो जाता है कि लेट सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि जिसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 आउट ऑफ 6 और
एक हम ऐड कर रहे हैं उसमें 1/3। तो हमें पता है कि 1/3 हैज़ द सेम मीनिंग कि अगर इसको हम 2/6 लिख लें, ठीक है। तो 1/3 भी वही चीज़ है, वही पोर्शन हाईलाइटेड है, और 2/6 भी वही पोर्शन हाईलाइटेड है। एक पिक्चर के अंदर अगर हम देखें कि वो 2/6 का मतलब ये है कि अगर हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो 2 पोर्शन जो है ना वो हाईलाइटेड है, और अगर हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया तो 1 पोर्शन हाईलाइटेड है। तो बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो हम इसको 1/3 को यहाँ से हटाकर इसकी प्लेस पर 2/6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको 1/3 को रिप्लेस कर सकते हैं विद 3/6। अब हमें पता है कि दोनों नाउन्स जो हैं हमारे पास, मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास ये था 1/3, और 1/3 का हमें पता है कि हम इसको रिमूव करके यहाँ पर अगर 2/6 लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2/6 हो या 1/3 हो, बोथ ऑफ द सेम मीनिंग, जो कि हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है। अब हम अगर इसको देखें, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो नाउन्स है ना हमारे पास, नाउन्स अब सेम हो चुके हैं, कि एक भी 2/6 था और दूसरा भी 2/6 है। सेम लाइक द कि अगर हमारे पास 2 कैट्स प्लस 2 कैट्स, तो जैसे हमें पता है कि ये 4 कैट्स हो जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह अब 2/6 एंड 2/6 दोनों सेम नाउन्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/6। तो इस तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के साथ हम इनको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब इनकी डिनोमिनेशन चेंज है, जब इनका नाम कुछ और है, तो फिर हम इनको इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया कि हम बच्चे को कंक्रीट में पहले बता रहे हों, फिर पिक्चर फॉर्म में उसे उन पोर्शंस को रिप्रेजेंट करवा रहे हों, और फिर एब्स्ट्रैक्ट मैथ की तरफ आ रहे हों कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट मैथ के अंदर हमारे पास ये आइडियाज़ कैसे हम इनको लेकर चल रहे हैं। जी, इसके साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट में एक और भी एग्जांपल उन्होंने दी थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि लेट्स सपोज हमारे पास यही एक स्केयर है, और इस स्केयर को अगर हम डिवाइड कर लें 3 इक्वल पार्ट्स में, और हम ये एज्यूम करेंगे कि ये तीनों इक्वल हैं, क्योंकि ड्राइंग में शायद ये इक्वल नज़र नहीं आ रहे, तो हम ये इसको यूँ कह सकते हैं कि ये 3 पोर्शंस हैं, 3/3 हैं। मतलब अगर एक की बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1/3 होगा, मतलब एक पोर्शन की बात करेंगे तो ये 1/3 है। लेकिन अगर पूरे स्केयर की बात है या पूरे रेक्टेंगल की बात करें तो ये हमारे पास 3/3 को इन अदर वर्ड हम लिख सकते हैं 3/3। इसी तरह अगर हम इसको एक और डिवीजन इसके अंदर क्रिएट कर लें, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, और इसके साथ अगर हम एक और डिवीजन ऐसे क्रिएट कर लें, तो अब ये क्या हो चुका कि 6 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका। तो इन अदर वर्ड्स हम इसको लिख सकते हैं 6/6 कि ये 6 फ्रैक्शंस हैं, हमारे पास 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको मिला के बन रहा है। इन अदर वर्ड्स हम इनको 6/6 भी कह सकते हैं। और इसी तरह अगर हम इनको मज़ीद इनके पोर्शंस बढ़ा दें तो हम ये लिख सकते हैं कि लेट सपोज हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे पोर्शंस हमारे पास बराबर हैं। तो अब अगर आप देखें हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 4 3s आर 12। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 तो इसको हम इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं 12/12। तो इन अदर वर्ड्स 12/12 भी हमारे पास वही बॉक्स है, 6/6 भी हमारे पास वही बॉक्स है, और 3/3 भी वही बॉक्स है। दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम उन पोर्शंस को डिवाइड कर रहे हैं या उसमें से किसी एक पोर्शन का नाम चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो पूरा बॉक्स है हमारे पास वो सेम उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कुछ डिस्कशन थी जो मेरी नज़र में आ रही है, मैंने इसको कवर करने की कोशिश कर दी है। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स मिस भी हों, तो आप उसको डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं, ताकि
कुछ आइडिया हो जाए कि बेसिकली बात हमारी इस टॉपिक के अंदर, इस सेशन के अंदर क्या हो रही है। इस सेशन की जो डिस्कशन है इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के बाद हम फिर नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर इससे ज़्यादा हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे कि अब आगे हम इन टॉपिक्स को कैसे लेकर चलेंगे। एक और जो चीज़ जो मेरे से मिस हो रही थी शायद, वो डेसिमल सिस्टम्स के बारे में किसी ने शायद क्वेश्चन किया था कि अगर हम डेसिमल्स को की बात कर रहे हो जी, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हमारे पास मिस हो रहा है, इसको मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। इसके साथ साथ हम डेसिमल के बारे में बड़ी सिंपल सी डिस्कशन ये थी कि डेसिमल एक डिफरेंट सिस्टम है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के बारे में। जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 या किसी भी सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि 4/10 4/10 का मतलब ये है कि 4 पोर्शन आउट ऑफ 10 पोर्शंस। तो हम 4/10 जब कह रहे हैं तो डेसिमल सिस्टम में हमें पता है कि इसको हम 0.4 लिखते होते हैं। और 0.4 प्लेस वैल्यू सिस्टम ये एक ही रो में लिखने का एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं बाद में अपने जो मैथमेटिकल हमारी अरिथमेटिक्स है उसको आसान करने के लिए हमारे पास। और ये इसके बारे में डॉक्टर साहब भी बता रहे थे और वैसे भी कॉमन है कि ये जो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम, बेसिकली इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द हिंदू अरेबिक मुस्लिम सिस्टम, जो कि ये इंट्रोड्यूस हुआ है इन द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। उस टाइम पे ये सिस्टम्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये एक लिखने का तरीका है कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करें कि 4/10 जब हम कह रहे हैं। इसी तरह अगर लेट सपोज हम कह रहे हैं 3000 और प्लेस वैल्यू सिस्टम के मुताबिक हमें पता है कि ये हम इसको लिख सकते हैं 0.03। तो अब 0.03 ये बिल्कुल वही बात है कि अगर हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ जाए तो हम 4/10 और 3000 को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों जो डिनोमिनेशन है ये चेंज हैं। सेम लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, जिस तरह एप्पल और ऑरेंजेस को ऐड नहीं कर सकते और इनको भी ऐड नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट बनाकर फिर हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट में हमें पता है कि ये इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है कि अगर यहाँ हमारे पास डिनोमिनेशन में भी 1000 हो और ये भी तो हमारे पास 1000 ऑलरेडी है, तो अगर ये डिनोमिनेशन और ये डिनोमिनेशन सेम हो जाती है तो फिर हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज इसमें हमें पता है कि 100 से अगर हम 100 पोर्शन से मल्टीप्लाई कर और डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको बता सकते हैं कि डिनोमिनेशन इनकी सेम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 1000। और अब हमें पता है कि ये दोनों की डिनोमिनेशन सेम हो चुकी है, तो इन अदर वर्ड्स हम इसको अब ऐड कर सकते हैं। नंबर्स न्यूमरेटर्स को ऐड किया जा सकता है कि जब उनकी डिनोमिनेशन हमारे पास सेम है। सो ये कुछ आइडियाज़ थे, कुछ टॉपिक्स थे जो डिस्कस हुए। इन टॉपिक्स को एक दफ़ा कम्प्लीटली देखकर, इस उर्दू वर्जन को भी देखकर और फिर जो डॉक्टर बैन की अपनी डिस्कशन है उसको भी एक दफ़ा देखकर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आए, फिर उसमें आगे इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे।